चलिए सोसाइटी में हम एक कदम और आगे बढ़ते हैं। देखिए हम कल्चरल चेंज का चैप्टर कवर कर रहे हैं और हमारे पिछले लेक्चर के वाया हमने आपको बहुत डिटेल में बताया था कि स्ट्रक्चरल चेंजेस जो जो आए ब्रिटिशर्स के समय में, चाहे वो सोसाइटी के स्ट्रक्चर में चेंजेस आए, चाहे इकॉनमी, चाहे पॉलिटी के, उन स्ट्रक्चरल चेंजेस ने कैसे भारतीय संस्कृति को भी प्रभावित किया, परिवर्तित किया। कल्चरल चेंजेस भी आए। पिछले लेक्चर में हमने इसी चीज़ से डील की थी जिसे हमने अप्रोच के रूप में डेवलप किया कि स्ट्रक्चरल चेंजेस आने से कल्चरल चेंजेस कैसे आते हैं। यहाँ ये समझना ज़रूरी होता है कि स्ट्रक्चर में चेंजेस कैसे आए। कैसे आए मतलब कि किस तरीके से आए, ये नहीं, कैसे चेंजेस आए हैं, मतलब कि किस फॉर्म में चेंजेस आए हैं, किस नेचर के चेंजेस आए हैं, एक स्ट्रक्चर में समझना ज़रूरी होता है, क्योंकि फिर कल्चर में भी चेंजेस उसी मायने में आते हैं। इन डिस्कशंस को आज हम और आगे बढ़ाएंगे। इसके पीछे दिन हमने डिबेट क्लास में की जिसके तहत हमने बहुत सी चीज़ों को समझा, वो ऑन रिकॉर्ड नहीं थी। उसका कंटेंट भी आज हम लेक्चर में डाल के चलेंगे जैसे हम हर बार करते हैं। उसमें बुनियादी बात ही ये थी कि जब हम स्ट्रक्चरल चेंज की बात करते हैं तो क्या है मतलब स्ट्रक्चरल चेंज का। तो स्ट्रक्चरल चेंज का अर्थ यहाँ पर ये था कि सबसे पहले तो कंसेप्ट ही समझा जाए। स्ट्रक्चर एक ढांचा इस बात पर निर्भर करता है कि संबंध किस तरह के बने। रिलेशनशिप पर निर्भर ढांचा करता है। संबंधों का परिवर्तन हो जाना ही ढांचे को परिवर्तित करता है, या ढांचे को जब हम बदल देते हैं तो संबंध अपने आप ही बदल जाते हैं। ऐसे में अगर ध्यान से देखें तो एक कॉन्टेक्स्ट को हम ईजिली समझें। हमारे आज के देश में एक संविधान है। संविधान के कुछ बेसिक फीचर्स हैं अपने। संविधान उन बेसिक फीचर्स को लेकर के इसीलिए कंटिन्यू कर पा रहा है क्योंकि संविधान का अपना एक बेसिक स्ट्रक्चर है, यानी कि संविधान का भी एक बुनियादी ढांचा है। वो बुनियादी ढांचा बना रहना बहुत ज़रूरी है। देखिए बुनियाद होती है किसी चीज़ की ना, फाउंडेशन, जिसे हम बेसिक कह के पुकारते हैं। इंडिया चेंज हो रहा है। उस चेंज इंडिया में कभी किसी ने इमेजिन भी किया नहीं होगा। जब संविधान बना होगा तो ये किसी ने नहीं इमेजिन किया होगा कि किसी समय में जा कर के इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जैसी चीज़ें निकल कर के आएंगी। कोई नहीं उस समय में सोच पाया होगा कि कोई एटीएम मशीन जैसी चीज़ें भी होंगी, डिजिटल पेमेंट मोड भी होंगे, ट्रांजैक्शंस इस मैनर में भी होंगी। उस समय में कोई भी ये नहीं समझ पाया होगा कि कोई मोबाइल टेलीफोनी होगी और उसमें भी एक समय में आप वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर पा रहे होंगे, आप एक दूसरे को देख कर के बात कर पा रहे हैं, मोबाइल कैमरा के साथ आ जाएंगे। समय बदल जाने के साथ एक समाज को विकसित होने के लिए, अपने जीवन के स्तर को और बेहतर बनाए रखने के लिए, और समाज में बहुत से वर्ग जो कि कई सुविधाओं से पिछड़ गए, डिप्राइव्ड सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, उसकी अपलिफ्टमेंट के लिए हमें इन तकनीकों का, इन टेक्नोलॉजीज़ का, इन प्रोडक्ट्स का हमेशा से ही यूज़ करना पड़ता रहा है और इस समाज को भी करना है। तो प्रगति के लिए इस तरह की तकनीक और इस तरह के प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करना ज़रूरी है। इसका इस्तेमाल हम नीतियों के तहत करेंगे। इस तरह से राज्य की एक नीति होनी चाहिए, जैसे कि भारतीय राज्य की एक नीति होनी चाहिए। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को लेके कानून हो, क्योंकि नीतियाँ कानून से बनेंगी। हमारे देश में रूल ऑफ लॉ है। जिस देश में कानून का राज हो या कानून का शासन हो, वहाँ पर जो भी पॉलिसीज़ बनती हैं, प्रोग्राम बनते हैं, जो भी प्रोजेक्ट्स आते हैं, वो किन्हीं लॉज पर बेस्ड आते हैं। कई तरह के प्रोग्राम हो सकता है मनरेगा के तहत आएँ, लेकिन बुनियाद ये है कि मनरेगा का खुद का भी एक कानून है। इसी तरह से हमारे देश में एक IT एक्ट 2008 है। समय समय पर ज़रूरत पड़ने पर हम इनका संशोधन भी करते हैं, अमेंडमेंट भी करते हैं, लेकिन समस्त योजनाएं इन पर बनती हैं। आज देश भर में लाइसेंस, गाड़ी चलाने के लिए लाइसेंस इशू करने को लेकर के कई प्रक्रियाएं होंगी, कई रूल्स, कई ट्रायल्स के स्टेजेस होंगे। यानी कि नीति जो भी है हमारे देश की, उस तरह से कानून बनेगा। तो मोटर व्हीकल एक्ट इम्पॉर्टेंट है। उसी पर आधारित फिर अलग अलग स्तर पर RTO ऑफिसेस के वाया आपको इंस्ट्रक्शंस इशू होती हैं कि काम कैसे करना है। मुद्दा यह है कि देश का एक बेसिक लॉ है, वो कॉन्स्टिट्यूशन है। तो सबसे पहले तो देश ने एक चीज़ अडॉप्ट की कि हमें रूल ऑफ लॉ से चलना है, और जो बेसिक लॉ ऑफ द लैंड है दैट इज़ कॉन्स्टिट्यूशन। और उस कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा
एक लॉ मेकिंग शक्ति पार्लियामेंट को दी गई और स्टेट लेजिस्लेचर्स को दी गई। वो कानून बना करके नई नई योजनाएं, नीतियां लागू करते रहते हैं, जिसके तहत ये सारी की सारी न्यू डेवलपमेंट्स स्टेट की इकोनॉमी, पॉलिटी, सोसाइटी, कल्चर इसका पार्ट बनेगी। ओके, तो ये तो कभी उस ज़माने में किसी ने इमेजिन ही नहीं किया होगा, लेकिन आज ये हो रहा है। तो इसलिए एक प्रोविज़न रखा जाता है, दैट इज़ रेजिड्यूअरी, है ना, रेजिड्यूअल इश्यूज़। तो रेजिड्यूअरी पावर्स जो हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास हैं। उस समय में ये प्रावधान रख दिया गया था कि आने वाले भारत को जिन भी चीज़ों की आवश्यकता होगी, उनसे जुड़े हुए जो भी नियम और प्रावधान बनाने होंगे कवलजीत, वो उन मुद्दों में आ जाएंगे जो आज हमारे दृष्टिगोचर नहीं है, हमारे सन्मुख नहीं है, पर कभी भविष्य में आ सकते हैं। वो सच इश्यूज़ आर द रेजिडुअल इश्यूज़। वो रेजिडुअरी पावर वो सेंटर के साथ है। इतनी बात समझ में आई? तो उसके तहत देश में आज नीतियाँ बन रही हैं, सारा काम हो रहा है। यहाँ पर ये समझना ज़रूरी है कि ये जो नियम कानून बनाने की शक्ति है, ये लेजिस्लेचर के पास है। तो नियम कानून बनाने की हमारे देश में सुप्रीम इंस्टीट्यूशन, द सुप्रीम इंस्टीट्यूशन फॉर लॉ मेकिंग इज़ द पार्लियामेंट। तो पार्लियामेंट, दैट इज़ द लेजिस्लेचर, इट इज़ द सुप्रीम इंस्टीट्यूशन फॉर द लॉ मेकिंग, पार्लियामेंट। ये कहाँ गिवन है, ये कहाँ दिया गया है? ये बेसिक लॉ ऑफ द लैंड बुक में दिया गया है, द कॉन्स्टिट्यूशन। तो समय सर समय भारत की प्रगति के लिए बहुत सी चीज़ों की आवश्यकता होगी। उसके तहत भारत बहुत सी नई चीज़ों को, विचारों को, सिद्धांतों को अपनाता रहेगा। लेकिन एक बुनियादी बात, एक बुनियादी सत्य और ढांचा ये है कि ये सारी प्रक्रियाएं कानून के माध्यम से लागू होंगी और सुप्रीम संस्था कानून बनाने की संसद है। सपोज़ कीजिए कि कल को भारत एक ऐसा लॉ लेकर के आना चाहे या सुप्रीम कोर्ट एक ऐसी जजमेंट देना चाहे जिसके तहत वो ये डिक्लेयर करे, या तो पार्लियामेंट लॉ लेकर के आए या सुप्रीम कोर्ट ये डिक्लेयर करे कि जो लॉ मेकिंग इंस्टीट्यूशन है सुप्रीम अब भारत में, वो पार्लियामेंट नहीं है, वो एग्जीक्यूटिव है, सरकार, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर नहीं, एग्जीक्यूटिव। सुप्रीम कोर्ट ये नहीं होने दे सकता। दूसरा हो सकता है ये नियम आ जाए कि अब से सुप्रीम कोर्ट इज़ द सुप्रीम लॉ मेकिंग इंस्टीट्यूशन। सुप्रीम कोर्ट ये भी होने नहीं दे सकता। उसका कारण ये है कि सुप्रीम कोर्ट को कॉन्स्टिट्यूशन का गार्जियन बनाया गया है, और गार्जियन के रूप में सुप्रीम कोर्ट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कॉन्स्टिट्यूशन को डिफेंड करने की। और जब सुप्रीम कोर्ट यहाँ पर डिफेंड कर रहा है तो वो किस चीज़ को डिफेंड करे? सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिए गए कुछ बुनियादी प्रावधान, द बेसिक फीचर्स। और वो बुनियादी प्रावधान तभी बचे रहेंगे अगर देश के स्तर पर एक बुनियादी ढांचा बना रहेगा जो कॉन्स्टिट्यूशन ने दिया है। तो कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा दिए गए बुनियादी विचार, द बुनियादी प्रावधान और बुनियादी ढांचा, द बेसिक स्ट्रक्चर। और वो बेसिक स्ट्रक्चर ये कहता है कॉन्स्टिट्यूशन का कि जो जनता है, सॉवरेनिटी उनमें है। जनता जनार्दन है, जनार्दन अर्थात आप विष्णु को जनार्दन कहते हैं। तो जनता जनार्दन मतलब अर्थात जनता को लोकतंत्र में इतना बड़ा स्तर दिया गया है कि वो ईश्वर के समान है। जनता की आवाज़ ईश्वर की आवाज़ है लोकतंत्र में, और जनता ही के पास हमेशा सुप्रीम पावर रहनी चाहिए। संप्रभुता जनता में है, सॉवरेनिटी जनता में है। तो जनता के द्वारा चुने गए रिप्रेजेंटेटिव जो प्रत्येक 5-5 वर्ष पर चुने जाएंगे, जनता की इच्छाओं को समझ करके, संविधान के दायरे में रह करके, संसद में अच्छी खासी बहस करके और हर चीज़ को चुनावी प्रक्रिया से, वोटिंग के माध्यम से हर प्रावधान को पास करा करके कानून बना करके लेकर के आएंगे और जनता के बीच जाएंगे फिर से कि भाई हमने देश की प्रगति हेतु संवैधानिक दायरे में रह के नियम कानून पालना करते हुए क्या आपकी इच्छाओं के अनुरूप कानून बनाए। जनता मानेगी सही तो जनता उन्हें फिर चुनेगी, वरना जनता हरा देगी। इस तरह से लोकतंत्र सदा बना रहे, जनता सर्वोपरि है संविधान की इस परिभाषा में। और ये है एक संविधान जो एक ऐसे देश के लिए है जिस देश के समाज ने स्वयं के लिए हमेशा हमेशा के लिए एक लोकतंत्र मांगा था, तो संविधान ने लोकतंत्र उसको दिया। लोकतंत्र कहीं बिखर ना जाए उसके लिए ये बुनियादी परिवर्तन यदि कोई कानून ला रहा है
कि नए अब कानून बनाने की सुप्रीम सर्वोच्च संस्था लेजिस्लेचर या पार्लियामेंट ना हो के सुप्रीम कोर्ट होगा या सरकार होगी एग्जीक्यूटिव यानी कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, तो फिर जुडिशरी को ये दायित्व दिया गया कि आप इसे रोक देंगे। तो देखिए संबंध ही तो थे, आप विचार करिए तो और कुछ भी नहीं मिलेगा आपको। इट इज़ सिंपली द रिलेशनशिप बिटवीन द पीपल एंड द लॉ मेकर। जुडिशरी जनता के द्वारा चुनी नहीं जाती है, जुडिशरी को जनता नहीं चुनती है, वो मेरिट के ग्राउंड पर वर्किंग एक्सपीरियंस के बेसिस पर चुन करके आते हैं, संवैधानिक प्रक्रिया जो उनके लिए बताई गई है उसके माध्यम से। जुडिशरी जनता को आंसरेबल भी नहीं है सीधे सीधे, ना वो जनता से के द्वारा चुनी जा रही है, ना वो जनता को आंसरेबल है, और जुडिशरी को पॉपुलर इलेक्शन सिस्टम के थ्रू कभी आना भी नहीं चाहिए। जुडिशरी को पॉपुलर वॉइस रिफ्लेक्ट नहीं करनी है, जुडिशरी को न्याय करना है धर्म, और धर्म की रक्षा हेतु, न्याय की पालना हेतु यह भी सत्य है कि जुडिशरी को कई बार पॉपुलर वॉइस के अगेंस्ट जाना पड़े। तो पॉपुलर सिस्टम से जुडिशरी को, न्यायपालिका को अलग रखा जाता है। जुडिशरी देश के द्वारा स्थापित, विधि द्वारा स्थापित जितने भी नियम कानून है उनके तहत कार्य करती है। जुडिशरी न्याय को स्थापित करती है, तो जुडिशरी को जनता के प्रभाव से अलग रखा गया है। तो इसके तहत ये संबंध बहुत महत्वपूर्ण है न्यायपालिका और जनता के बीच में, ये सुनिश्चित करने के लिए कि जुडिशरी किसी भी तरह से न्याय से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेगी और अक्षुण्ण रूप में कार्य करेगी, पूरी तरह से इंटीग्रिटी के साथ काम करेगी। और जब वो ऐसे काम करेगी तभी वो इतनी क्षमतावान हो सकती है कि वो संविधान की रक्षा कर सके। और संविधान की रक्षा यहाँ करनी इसलिए ज़रूरी है क्योंकि संविधान के प्रावधान ही देश के बुनियादी स्वरूप को बचाए रखेंगे, क्योंकि वो बुनियादी प्रावधान और बुनियादी ढांचे की बात करते हैं, और जुडिशरी को इसको संरक्षण देना है, इसको रक्षण देना है। तो यही कारण है कि जनता से जिनका सरोकार है, जो जनता के द्वारा चुने जा रहे हैं, जो जनता के प्रति जवाबदेह हैं, वही लोग कानून बनाएंगे। और जिनको जनता ने चुना है वो जिस संस्था में जाके बैठेंगे संसद में, वहीं से जिस पार्टी को मेजॉरिटी सीट्स आ रही हैं वो पार्टी के नुमाइंदे सरकार बनाएंगे। और सरकार जनता के प्रति जवाबदेह है क्योंकि सरकार सीधे सीधे संसद के प्रति जवाबदेह है। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर आर आंसरेबल टू द पार्लियामेंट, स्पेसिफिकली टू द लोकसभा, and in that manner they are directly answerable and accountable to the people of the country. That is the relationship of this country in context of democracy between the people and their representative. आई बात समझ में? आप जो लोग हैं वो वोट डाल रहे हैं अलग अलग कैंडिडेट्स को, वो जाकर के पार्लियामेंट में बैठ रहे हैं, पार्लियामेंट में नियम कानून बनते हैं जिसमें कि सभी लोग उस पार्टी से हों जिसकी सरकार है, ऐसा ज़रूरी नहीं, लेकिन हर कोई अपनी पीछे खड़ी जनता का प्रतिनिधि है, वो मेंबर पार्लियामेंट है। और इवन वो पार्टी जिस पार्टी की सरकार है उस पार्टी के भी वो एमपी जो सरकार का हिस्सा नहीं है, वो भी अपने पार्टी के मंत्रियों से सवाल पूछते हैं संसद के अंदर। यानी उदाहरण के तौर पर अगर हम बात सनी देओल की करें तो सनी देओल पंजाब के गुरदासपुर से मेंबर पार्लियामेंट है बीजेपी के, ये बीजेपी के। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो इस समय देश में डिफेंस मिनिस्टर जो हैं वो राजनाथ सिंह हैं। तो राजनाथ सिंह जो हैं ये डिफेंस मिनिस्टर हैं, राजनाथ सिंह भी एमपी हैं और ये भी बीजेपी से हैं। बट सनी देओल एमपी हैं, बीजेपी से हैं। राजनाथ सिंह एमपी हैं और बीजेपी से हैं, बट राजनाथ सिंह साथ साथ मंत्री भी हैं, सनी देओल मंत्री नहीं है। राजनाथ सिंह मंत्री है, मतलब राजनाथ सिंह मंत्री परिषद का हिस्सा है, यानी कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। जब वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर यानी कि मंत्री परिषद का हिस्सा है, राजनाथ सिंह तो क्योंकि इंडिपेंडेंट कैबिनेट मिनिस्टर भी हैं, तो वो तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से जो थोड़ी छोटी संस्था है साइज़ में कैबिनेट, तो वो तो उसका भी हिस्सा है, क्योंकि वो कोई ऐसा तो नहीं है कि वो सिंपली मिनिस्टर ऑफ स्टेट हैं या डिप्टी मिनिस्टर हैं। कुछ ऐसे भी मिनिस्टर हैं, जैसे अभी थोड़े पीछे तक अनुराग ठाकुर, निर्मला सीतारमन तो कैबिनेट मिनिस्टर थी, फाइनेंस मिनिस्टर, पर अनुराग ठाकुर मिनिस्टर ऑफ स्टेट थे फाइनेंस मिनिस्ट्री में। तो अनुराग ठाकुर निर्मला सीतारमन के साथ काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री में तो बैठते थे,
क्योंकि काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री इज़ अ लार्जर बॉडी। इसमें कैबिनेट मिनिस्टर, मिनिस्टर ऑफ स्टेट, डिप्टी मिनिस्टर, ये तीनों आते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में। लेकिन कैबिनेट मिनिस्टर में सिर्फ और सिर्फ इस काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से निकल के कैबिनेट मिनिस्टर ही आके बैठेंगे, मिनिस्टर ऑफ स्टेट और डिप्टी मिनिस्टर्स नहीं आते हैं। ओके, तो ऐसे में राजनाथ सिंह तो कैबिनेट मिनिस्टर भी हैं, ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का हिस्सा है, मंत्रिपरिषद। इस काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को संविधान में कार्यकारिणी कहा गया है, एग्जीक्यूटिव, और सीधी भाषा में अगर कहें तो यही सरकार होती है। एग्जीक्यूटिव, कार्यकारिणी, अलग अलग मंत्रालय, विदेश मंत्रालय और रक्षा मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, द फाइनेंस मिनिस्ट्री। अब ऐसे में यहाँ पर एक अंतर है कि बीजेपी से ही सनी देओल एमपी हैं, बीजेपी से ही एमपी राजनाथ सिंह हैं। सनी देओल अपनी ही पार्टी के एमपी जो कि देश के रक्षा मंत्री भी हैं, डिफेंस मिनिस्टर, उनसे संसद में सवाल कर सकते हैं कि मैं एक बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट से आता हूँ सर, और हमारे यहाँ पर पिछले कुछ समय में इनफिल्ट्रेशन बढ़ी है, मिलिटेंसी बढ़ रही है, ड्रग ट्रैफिकिंग हो रही है, असलहे आ रहे हैं उस तरफ से, आर्म्स मोबिलाइजेशन हो रही है, कृपया बताएं कि क्या किया जा रहा है इस क्षेत्र में, आप क्या कर रहे हैं। तो सेम पार्टी का एमपी, सेम ही पार्टी के एमपी से जो कि मिनिस्टर है, संसद में सवाल पूछ रहा है, क्योंकि सनी देओल की लायबिलिटी अपनी जनता के प्रति है, वो उनका रिप्रेजेंटेटिव है। तो जनता तो जाके संसद में सवाल पूछेगी नहीं, जनता को खेती करनी है, जनता को बस चलानी है, जनता को सॉफ्टवेयर बनाने हैं, जनता तो यहाँ खड़ के टीचिंग कर रही है। अब मैं यहाँ पर, देश ने मुझ पर दायित्व दिया है कि पढ़ाओ, जब मैं आपको पढ़ाऊँगा आप तभी देश का तंत्र समझोगे, देश की व्यवस्था समझोगे। अब मैं आपको पढ़ाने की बजाय हर सवाल जा कर के हमारे एमपी से पूछना शुरू कर दूँ संसद में, तो ये तो पॉसिबल नहीं है ऐसा तो। और जाके देश के मिनिस्टर से पूछो, ये तो व्यवस्था ही नहीं है। व्यवस्था ये है कि जो हमारे यहाँ के लोकल एमपी हैं, हम अपनी परेशानियाँ उनके सामने रखें, वो संसद में जाके देश के मंत्री से, सरकार से सवाल करेंगे, और जब देश की सरकार कोई कानून भी ला रही है वो संसद में पुटअप करेगी उसको, और संसद में सभी सरकार, पार्टी जिसकी सरकार है उसके एमपी, ऑपोजिशन वाले एमपी, सारे उस पर चर्चा विचार विमर्श करेंगे, तो वेल डिबेट और डेलिब्रेशन के बाद वो कानून बनेगा। ये व्यवस्था इतनी इसलिए की गई कि प्रत्येक समय आप एक तो सरकार चुनते हैं, फिर चुनी हुई सरकार से 5 बरस तक सवाल करते हैं, और चुनी हुई सरकार हर नीति लाने से पहले भी गहन विचार विमर्श और चर्चा का मार्ग पालन करके उसे लेकर के आती है, और वो भी संविधान की मर्यादा में, क्योंकि अभी चर्चा विचार विमर्श के बाद भी अगर कोई ऐसा कानून आ गया जो संवैधानिक मर्यादाओं के बाहर है तो जुडिशरी उसको क्रैक डाउन कर सकती है। ये जो जनता से संसद का, फिर संसद से आगे एग्जीक्यूटिव का, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, है ना, ये जैसे अगर आप जुडिशरी की बात करते हैं तो जुडिशरी क्या है, न्यायपालिका, एग्जीक्यूटिव क्या है, कार्यपालिका, कार्य करती है, और इसी तरह से जब हम बात करते हैं लेजिस्लेटिव की, विधान पालिका, है ना, विधि विधान बनाती है ना ये। तो इस तरह से एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर आपस में जोड़े गए हैं। एग्जीक्यूटिव काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इज आंसरेबल टू द लेजिस्लेचर। जब तक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को संसद में, लोकसभा के अंदर मेजॉरिटी प्राप्त है, तब तक वो सरकार में रह सकते हैं। जैसे ही मेजॉरिटी चली गई सरकार खत्म हो जाएगी। अभी अभी इमरान खान के साथ क्या हुआ पाकिस्तान में, इमरान खान की जो पार्टी थी उसको मेजॉरिटी प्राप्त थी वहाँ की संसद में, लेकिन अब इमरान खान के पास वो मेजॉरिटी नहीं रही, तो आप नोटिस करिए इमरान खान की पोजीशन भी नहीं रही। तो आपको ऑल द टाइम कॉन्फिडेंस चाहिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हमेशा कॉन्फिडेंस चाहिए संसद का, खासतौर लोकसभा का। यदि लोकसभा का कॉन्फिडेंस उसमें लूज हो गया तो वो प्रधानमंत्री भी नहीं रह पाएंगे, फिर उनकी पूरे के पूरे मंत्री भी, मंत्रिपरिषद भी नहीं रह पाएगी। इसका अर्थ ये है कि कॉन्फिडेंस का अर्थ ये है कि उनकी मेजॉरिटी मेंटेन रहनी चाहिए लोकसभा के अंदर, उनकी पार्टी की। जैसे ही यहाँ पर मेजॉरिटी फिगर टूटी, 272 से आंकड़ा नीचे आया 271, वो माइनॉरिटी में आ जाएगी उनकी पार्टी, और जो पार्टी माइनॉरिटी में है उसे सरकार बनाने का भी अधिकार नहीं है। आई बात समझ में? तो इस तरह से ये एक खूबसूरत संबंध कार्यपालिका का, एग्जीक्यूटिव का विधान पालिका के साथ, यानी कि कानून बनाने वाली संस्था के साथ बनाया गया है
ताकि सरकार हमेशा जनता को आंसरेबल रहे। जनता, जैसे अभी LIC को शेयर बाजार में लेकर के आ रही है गवर्नमेंट, उसका IPO लॉन्च करेगी, इनिशियल पब्लिक ऑफर लॉन्च करेगी। मैं आपसे पूछता हूँ, देखिए ना तो शायद ऐसा हो सकता है आपको क्या सवाल पूछना है ये पता भी ना हो, आपको पता भी ना हो सरकार कर क्या रही है, आप समझ भी ना पाएँ, पर देश प्रभावित होगा उससे। आने वाले 10 साल बाद आपका भविष्य प्रभावित होगा। तो देश ने कुछ लोगों को मुकर्रर किया है, चुना है, जो देश के हितों के लिए डिटेल में उन चीज़ों की स्टडी करते हैं, सब्जेक्ट्स की नॉलेज लेते हैं, नियम कानूनों की प्रक्रियाओं को समझते हैं, विधि विधान की प्रक्रिया को समझ, आपके बिहाफ पर वो दिन रात वहाँ पर विजिलेंस रख रहे हैं कि सरकार सही दिशा में कार्य करे ताकि देश के सभी लोगों का हित हो। तो आज आप देखेंगे कांग्रेस के रणदीप सुरजेवाला ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की अभी, और वो बता रहे हैं कि LIC IPO लाने से क्या लाभ और क्या नुकसान। आपको तो नहीं पता था ये, वो अपोजिशन में है, वो कांग्रेस में है, वो पब्लिक डोमेन में इस चीज़ को लेके आ रहे हैं। इससे जो रीजनेबल नॉलेज बनेगी वो बहुत सी बातें पॉलिटिकली मोटिवेटेड भी होके कहेंगे, बट जो रीजनेबल नॉलेज बनेगी वो मीडिया तक आएगी, जर्नलिस्ट तक, वो फर्दर गवर्नमेंट से क्वेश्चन पूछेंगे। अब यही सारे सवाल अपोजिशन नेता संसद में भी सरकार से पूछेंगे, बजट सेशन की डिबेट में पूछा जाएगा, और इसके वाया सरकार लायबल हो जाएगी, अकाउंटेबल हो जाएगी जनता के प्रति, क्योंकि यदि सरकार का कदम सही होगा तो वो आगे बढ़ पाएगी, यदि नहीं तो या तो वो विधान पास नहीं हो पाएगा, अगर हो गया तो जनता की नज़रों में आ जाएगा कि सरकार ने यहाँ जबरन कार्य किया है। तो जनता ही कचहरी में हो सकता है सरकार हरा दी जाए अगली बार जब चुनाव आएंगे। तो इस तरह से प्रत्येक कार्य के लिए सरकार की जवाबदेही तय की गई है आपके प्रति, लेकिन इंस्टीट्यूशन है जिसके द्वारा जवाबदेही तय है वो है संसद। तो संसद को अकाउंटेबल है सरकार। आई बात समझ में? ये एक संबंध है जनता का विधान पालिका से, विधान पालिका का कार्यपालिका से, ये रिलेशनशिप है, इसको हम किन्हीं भी रूप में बिगाड़ नहीं सकते। यही तो एक संबंध है जिसके तहत एक ढांचा बरकरार है हमारे देश में। जो एक पॉलिटिकल स्ट्रक्चर है, वो पॉलिटिकल स्ट्रक्चर और क्या है? द पार्लियामेंटेरियन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। और पार्लियामेंटेरियन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का ये सबसे इम्पॉर्टेंट फीचर है, दैट इज द आंसरेबिलिटी और द लाइबिलिटी ऑफ द एग्जीक्यूटिव टुवर्ड्स द लेजिस्लेचर। दैट इज इम्पॉर्टेंट। मुझे कुछ नहीं करना है, मुझे बस संबंध बदलना है। आई हैव टू चेंज रिलेशनशिप सिंपली। स्ट्रक्चर देखिए बदल जाएगा पूरी तरह से। अगर मैं ये संबंध बदल दूं, मैं बीच में से इस पार्लियामेंट को डिलीट कर देता हूँ, हमने पार्लियामेंट डिलीट कर दी, देयर इज़ नथिंग लाइक। और या पार्लियामेंट है बट पार्लियामेंट के पास कोई रियल पावर ही नहीं है एग्जीक्यूटिव को कंट्रोल करने का किसी मैनर में, बस है बोगस मैनर में बनाई है। बहुत सी ऐसी कंट्रीज़ जहाँ आज भी किंगडम हैं, दुनिया को दिखाने के लिए कि वो लोकतंत्र की पालना कर रहे हैं, वो पार्लियामेंट बनाते हैं। उन्होंने अपनी इच्छा से संविधान भी लिखवाए हुए हैं कि लोगों को दिखे कि हम संविधान से चलते हैं। असल में संविधान में भी उनके मन की बातें ही हैं, असल में वो पार्लियामेंट भी उन्हीं की चॉइस की बनी हुई है, और असल में सरकार में वही लोग हैं जिन्हें वो चूज पिक करते हैं, हैंड पिक्ड। तो वो बहुत सी ऐसी मिडिल ईस्ट कंट्रीज़ हो सकती हैं, बहुत सी ऐसी साउथ वेस्ट कंट्रीज़ हो सकती हैं जिनमें आज भी किंगडम्स हैं, आज भी जिनमें अमीर हैं, आज भी एम्पायर हैं वो एक तरह के। लेकिन अगर देखा जाए तो वो ये प्रमाणित करने में लगे रहते हैं कि हम लोकतांत्रिक प्रणालियों की पालना करते हैं। लेकिन ट्रू डेमोक्रेसी वहाँ पर हो ऐसा ज़रूरी नहीं, क्योंकि आप यहाँ पर वहाँ पर ये बात करेंगे कि ढांचा ही डेमोक्रेसी के अकॉर्डिंग कंपैटिबल नहीं है। ढांचा क्यों करेक्ट नहीं है? क्योंकि पार्लियामेंट जो है उसमें इम्पैक्ट उस रूलर का है, गवर्नमेंट में इम्पैक्ट रूलर का है, कॉन्स्टिट्यूशन में चॉइस रिफ्लेक्ट हो रही है रूलर की। तो ये जो ढांचा ही वहाँ का राजनीतिक ऐसा बनाया गया है कि द फाउंटेन, द सोर्स ऑफ ऑल द पावर इज़ द रूलर। जब हम इसको चेंज कर देंगे रिलेशनशिप को कि द फाउंटेन और द सोर्स ऑफ ऑल द पावर विल बी द जनता, विल बी द पीपल, देन सारा ढांचा बदल जाएगा, सिस्टम बदल जाएगा। आई बात समझ में? तो ये ढांचा बना रहना चाहिए, बेसिक स्ट्रक्चर ऑलवेज। सुप्रीम कोर्ट इसकी कोशिश करेगा, जुडिशरी इसकी ट्राई करेगी। ये नहीं बिगड़ रहा है अगर, तो नए नए कानून लाइए आप, कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं। इसी तरह से जुडिशरी का रिलेशनशिप है लेजिस्लेचर के साथ। लेजिस्लेचर ही कानून बनाएगी, जुडिशरी नहीं। लेकिन लेजिस्लेचर कोई ऐसा कानून बनाए जो संविधान की बुनियादी विचारों को, बुनियादी ढांचे को तोड़ रहा है, तो जुडिशरी उसको नल एंड वॉइड कर देगी।
क्योंकि जुडिशरी ये मानेगी कि अगर बुनियाद हिली तो कल को रिश्ते बदल सकते हैं, और रिश्ते बदल गए तो भारत का राजनीतिक ढांचा पूरी तरह बदल जाएगा, और फिर वो ढांचा वो पर्पस सर्व करे ना करे जो हमारे देश की स्थापना के समय में अज्यूम किए गए थे, तो हम ये कैसे गारंटी करेंगे कि वही पर्पस सर्व हो रहे हैं। पर्पस क्या है? लिबर्टी होनी चाहिए, इक्वलिटी रहनी चाहिए, फ्रेटर्निटी होनी चाहिए, यूनिटी और इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन होना चाहिए। क्या है पर्पस? सोशल इकोनॉमिक अपलिफ्टमेंट होना चाहिए, सोशली, इकोनॉमिकली, एजुकेशनली बैकवर्ड सेक्शन को आगे लेकर के आना है, उनको संरक्षण देना है, सभी तरह की डाइवर्सिटीज़ को चेरिश करना है, प्रोटेक्शन देना है, माइनॉरिटीज़ को सेफगार्ड्स देने हैं। अगर यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट चूक जाता है उस बुनियादी ढांचे को मेंटेन रखने में, तो हो सकता है आने वाले समय में माइनॉरिटीज़ के सेफगार्ड्स जो हैं वो इनक्रोच कर लिए जाएं, संविधान में इस तरह के परिवर्तन कर दिए जाएं कि वो सेफगार्ड्स रहे ही ना। हो सकता है नेशनल कल्चर में वो एलिमेंट रिफ्लेक्ट होने लगें जो सिर्फ और सिर्फ मेजॉरिटी का कल्चर है। तो ये परिवर्तन आते हैं बच्चे जब संबंधों को बदल देते हैं, संबंध बड़े होते हैं, इसलिए ढांचा बहुत महत्वपूर्ण है। इन्हीं से संस्कृति बदलती है, कल्चर प्रभावित होता है। हो सकता है आज की डेट में इसी ही ढांचे की वजह से, इसी स्ट्रक्चर की वजह से, क्योंकि हम ये जो पॉलिटिकल सिस्टम फॉलो कर रहे हैं एक ढांचे के तहत आ रहा है, हो सकता है इसी ढांचे की वजह से आज हम ये देख पा रहे हैं कि जो हमारा नेशनल कल्चर है वो कॉम्पोजिट कल्चर है। हमारा नेशनल कल्चर इज एग्जैक्टली द कॉम्पोजिट कल्चर। मुझे लगता है शायद कि मैंने हमारे वाइस प्रेसिडेंट की एक स्पीच शायद सेव की है या नहीं की है, जिसमें वो भी शायद उस चीज़ को समझ नहीं पाए जब वो ये समझा रहे हैं कि हिंदू शब्द और हिंदुत्व आखिर क्या है। एक्सप्लेनेशन सारी करेक्ट जाएगी, लास्ट में जा कर के गड़बड़ी हो जाएगी। मुझे मिलेगा तो मैं आपके साथ शेयर करूँगा, मैं वीडियो भी यहाँ पर दिखाऊँगा दोबारा। वो राज्यसभा के चेयरमैन ही भी है क्योंकि वो वाइस प्रेसिडेंट है। तो हमारा नेशनल कल्चर इज़ द कॉम्पोजिट कल्चर विच इज़ बेस्ड ऑन द डाइवर्सिटी। बट हो सकता है जब ये ढांचा बदल जाए सारा, तो हमारा नेशनल कल्चर कॉम्पोजिट कल्चर की बजाय मेजॉरिटेरियन कल्चर हो जाए, और मेजॉरिटेरियनिज्म जो है हावी हो जाए, तो हमारे नेशनल कल्चर में वही रिफ्लेक्ट होने लगे। तो फिर जो और बहुत सारी कलेक्टिविटीज़ हैं, यानी कि और बहुत सारी कल्चरली डाइवर्स कम्युनिटीज़ हैं, वो अपने आप को फ्लरिश होता ना देख पाए, उनके कस्टम, कल्चर, मैनर को सप्रेस किया जाए या उनको स्पेस ना दिया जाए विकसित होने का, फिर हो सकता है वो भारत में अपनी प्रगति को ना महसूस कर पाए। प्रगति के नाम पर हो सकता है कोई यह भी कह दे कि आपको यहाँ पर रोज़गार मिल रहा है ना, आप उस मुल्क के मुकाबले यहाँ पर ज़्यादा देखिए सेफ़ हैं, वहाँ पर तो दिन दहाड़े लोगों को मारा जा रहा है, वहाँ पर तो भुखमरी है, गरीबी है, पानी नहीं है पीने को। कई बारी जब आपके अधिकारों का हनन कोई कर रहा होता है, तो आप अपने द्वारा किए जा रहे उस एक्सप्लॉयटेशन को जस्टिफाई करने के लिए ऐसी सिचुएशन पोर्ट्रे की जाती है जो सिचुएशन जो वो कमिट कर रहा है उससे भी बदतर हो कहीं पे। तो इस ग्राउंड पे जस्टिफाई कराया जाता है कि आप बेवजह ही चिल्ला रहे हैं, ज़रा विश्व के दूसरे मुल्कों पे नज़र डालिए, आपको समझ आ जाएगा हालात क्या हैं, हमारा देश तो बहुत बेहतर है। देखिए, हमारे देश को हमें बेहतर जब भी सिद्ध करना है, बदतर के मुकाबले नहीं करना है। हमने बदतर मुल्कों से कंपेयर करके खुद को बेहतर नहीं सिद्ध करना है, हमने अपने ही बेहतर आयामों को जब छुआ था उससे भी बेहतरीन बना करके प्रस्तुत करना है। प्रयास ये होने चाहिए, संविधान इसकी बात करता है। वो समाज, वह व्यक्ति और वह कम्युनिटी भी गिर जाती है, गिरावट को पाती है, जो अपनी बेहतरी किसी बदतरी से कंपेयर करके बताती है। जब वो अपने ही द्वारा जिन बेहतर आंकड़ों को छुआ जाता है उससे कॉम्पीट करते हुए और बेहतर बने, तो वो बेहतरीन मार्ग पर चल रही होती है। इस बात का ध्यान रखना है। आई बात समझ में? यदि एक समय में भारत ने कल्चरल डाइवर्सिटी को बहुत चेरिश किया है और उसने अच्छी खासी वॉइस प्रोवाइड की है,
और मान लीजिए कि एक समय ऐसा भी हो कि जब डाइवर्स वॉइसेस को सप्रेस किया जा रहा हो, उत्पीड़न किया जा रहा हो, तो ऐसे में आप ये नहीं कह सकते कि आप उस मुल्क को देखिए, हम उससे तो कहीं बेहतर हैं। जैसे कि उदाहरण के तौर पर हो सकता है कि इमरजेंसी के दौर में 1975 टू 77 सिविल राइट्स बड़े स्तर पर सस्पेंड कर दिए हों, फंडामेंटल राइट्स डिसबैंड कर दिए हों। उस समय में यदि प्रशासन और सरकारें ये तर्क देती कि आप ज़रा खुद को जर्मनी से कंपेयर करें जब वो नाजियों के अधीन थी, आप कंपेयर करें खुद को इटली से जब वो फांसीवादियों के अधीन थी, ये कंपैरिजन्स आर नॉट गुड। उस समय आपको ये कहना है कि आप ज़रा खुद को कंपेयर करिए जब इमरजेंसी लॉन्च नहीं हुई थी उससे पहले, तो जब वो कंपैरिजन होगा तो पता लगेगा कि आपकी परिस्थितियाँ बिगड़ी हैं, आपके बुनियादी अधिकारों को का हनन किया गया है। तो कई बार जब लोग आप पर एट्रॉसिटीज़ कमिट करते हैं, मेंटली, इमोशनली, कल्चरली, फिज़िकली, फाइनेंशियली और सोसाइटल मैनर में बहुत से तरीके हैं एट्रॉसिटी कमिट करने के। किसी को मोहल्ले किसी दुकान से अनाज ना उपलब्ध हो इसकी व्यवस्था कर देना भी एट्रॉसिटी कमिट करने जैसा ही है, कि अपने लोगों को कह देना कि पैसे तो इसके पास बहुत है लेकिन अनाज नहीं मिलना चाहिए इसको। डेट इज़ ना तो फिज़िकल असॉल्ट किया कोई, ना तो कोई मेंटल, लेकिन सामाजिक रूप में उसका ऐसा बहिष्कार कर रहे हैं आप कि वो आर्थिक रूप में विकसित नहीं हो पा रहा है। ये भी एट्रॉसिटी ही है। जब आप ऐसा कर रहे हैं तो आप उसे बेहतर दौर से कंपेयर करेंगे, बदतर दौर से नहीं। इसी के लिए ये व्यवस्था ज़रूरी होती है कि जो हमारे देश का कल्चर है वो कल्चर के बेस में क्या है, जो हमारे देश का कल्चर है वो किन प्रोमिसेस पर बेस्ड है, किन कमिटमेंट्स पर बेस्ड है। तो हमारी कंट्री के जो फ्रीडम फाइटर्स रहे हैं, जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स रहे हैं, और जो हमारे देश की अब तक की संस्कृति रही है, क्योंकि फ्रीडम फाइटर और कॉन्स्टिट्यूशन मेकर कोई एलियन तो नहीं होते, वो वही बोलते हैं जो देश की आत्मा होती है। तो हमारे देश की जो अब तक मूल संस्कृति रही है उसको वॉइस और वर्ड उन कॉन्स्टिट्यूशन के फाउंडर्स ने दी, उन फ्रीडम फाइटर्स ने दी, उन स्ट्रगल हीरोज़ ने दी, और वो वॉइस यही थी कि सही मायने में देश कॉम्पोजिट कल्चर से चल रहा है। हमारा कल्चरल हेरिटेज कॉम्पोजिट है, हम पीसफुल कोएग्जिस्टेंस में बिलीव करते हैं। ये मूल आत्मा है देश की, ये मूल स्वरूप है देश का। यदि इसको कोई चीज़ भी बदलना चाहे, परिवर्तित करना चाहे और ये बताए कि ज़रा कंपेयर करिए आपकी परिस्थिति उन मुल्कों से कितनी बेहतर है, ज़रा दूसरे मुल्कों की ओर देखिए, उधर देखने के बजाय हमें अपने ही अतीत में देखना है कि हम आज जिस प्रक्रिया में हमने इसका संकल्प क्यों लिया था, हम इस मार्ग पे क्यों चलना चाहते थे, और फिर क्या हम उससे कहीं चूक तो नहीं गए। जैसे मान लीजिए कि आपने अपने बच्चों से कमिटमेंट किया है अच्छी अपब्रिंगिंग देने का, आप दे भी रहे हैं। एक परिस्थिति ऐसी आ गई कि आपने ये सोचा कि इधर खर्चा करने से बेहतर मैं अपनी लाइफ को ज़्यादा लग्जूरियस बना लूँ, और ऐसे में मोहल्ले के बाकी लोग भी इसी रूप में आसक्त हो गए, वो भी अपने बच्चों के दायित्वों से विमुख हो गए। आप अपने बच्चों की उस परवरिश में गिरावट ला रहे हैं, लेकिन जब बच्चों के तरफ से आवाज़ उठाई जा रही है तो तर्क ये आ रहा है कि पड़ोसियों के बच्चों को देखो, उनसे कहीं बेहतर हो तुम। बात पड़ोसियों के बच्चों की नहीं है, बात ये थी कि आप पहले परवरिश में किस गुणवत्ता की पालना कर रहे थे, क्या कमिटमेंट था आपका, और अब आपकी कमिटमेंट क्या हुई। देखिए, बात ये नहीं होती कि कितनी वस्तुएं, कितना दुलार और कितनी सुविधाएं दी जा रही हैं, बात ये है कि संकल्प क्या था। बात संकल्प की होती है। अगर मैंने इंस्टीट्यूट एक कमिटमेंट के साथ स्टार्ट किया था कि मैं एक अच्छी शिक्षा, इन डेप्थ एजुकेशन, जेन्युइन एजुकेशन और जो सही मायने में परिवर्तन करे व्यक्तित्व का, ऐसी शिक्षा दूंगा, बात उस कमिटमेंट की है। मैं आज 4 दिन नहीं लेक्चर दे करके ये कहूँ कि और इंस्टीट्यूशन तो क्या ही कर रहे हैं, वहाँ देखो, तो इस ग्राउंड पे जस्टिफाई नहीं होऊंगा। ग्राउंड ये है कि मेरा कमिटमेंट क्या था, आपका संकल्प क्या होता है। तो देश का भी एक संकल्प होता है, समाज का एक संकल्प होता है, राष्ट्र इन संकल्पों पर खड़ा होता है। तो राष्ट्र जब बना था कुछ संकल्पों पर खड़ा था, फ्यू कमिटमेंट्स वर देयर, प्रोमिसेस वर देयर, और उन प्रोमिसेस में से, उन कमिटमेंट्स में से सबसे इम्पॉर्टेंट प्रॉमिस कमिटमेंट है हमारा नेशनल कल्चर है कॉम्पोजिट कल्चर। 26 जनवरी को वो हमारे देश की झांकियों में नज़र आ जाता है जो दिल्ली में चल रही होती हैं राष्ट्रपति की अध्यक्षता में। 15 अगस्त जो है उसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री करते हैं। 26 जनवरी क्योंकि गणराज्य है, वो गणराज्य है, और गणराज्य इसलिए है कि हमारे राष्ट्रपति भी चुने जाते हैं।
आप भी बन सकते हैं। इसलिए 26 जनवरी की अध्यक्षता प्रधानमंत्री नहीं करते, राष्ट्रपति करते हैं। दोनों दिनों में बड़ा अंतर है, स्वतंत्रता में और गणराज्य में। तो ऐसे में ये कॉम्पोजिट कल्चर है। अब इसे जो बदलना चाहेगा वो फिर समस्या का कारण बनेगा, बट इसे बदल ही ना पाए उसके लिए एक व्यवस्था है। व्यवस्था दिखाई आपको भी, जनता, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी। वो व्यवस्था बदलनी है अपन को। अब अपन को वो व्यवस्था बदलनी है क्योंकि हम ये कॉम्पोजिट कल्चर बदलना चाहते हैं। तो व्यवस्था वो वाली बदले, उसके लिए ज़रूरी है पहले तो संबंध बदल दो। जनता से लेजिस्लेचर का, लेजिस्लेचर से एग्जीक्यूटिव का, और एग्जीक्यूटिव से और लेजिस्लेचर से जुडिशरी का, ये संबंध बदल दो। क्योंकि जैसे ही ये संबंध बदलेगा राजनीतिक ढांचा बदल जाएगा, और जब राजनीतिक ढांचा एक बार हम बदलने में सफल रहे तो फिर हम ये भी बदलने में सफल रहेंगे जो हम बदलना चाहते हैं। ऐसे में वो ढांचा ही है जो हमारी संस्कृति को प्रभावित कर रहा है। नेशनल कल्चर का बेस कॉम्पोजिट कल्चर की बजाय मेजॉरिटेरियन हो सकता है अगर हम ढांचे में परिवर्तन आने दें। तो इसलिए स्ट्रक्चर में चेंज कल्चर में चेंजेस को प्रभावित करता है, बड़े स्तर पर करता है। ये तो हमने एक राजनीति के कॉन्सेप्ट में समझा, निजी जीवन में भी ऐसा होता है, हर समय ऐसा होता है। ओके, देखिए समझिए, एक समय में एक वस्तु का ऐसा स्ट्रक्चर था जब जिसकी हम पालना करते थे, तो आप उस स्ट्रक्चर के माध्यम से हवाओं का उपयोग करके नदियों और समुद्र में नाव तैराने लगे। तो विश्व भर में सभ्यता कुछ इस रूप में बदली कि संबंध अंतर्राष्ट्रीय होने लगे, और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की वजह से, इन अंतर्राष्ट्रीय सभ्यताओं की वजह से एक दूसरे से मेल मिलाप हुआ और सांस्कृतिक आदान प्रदान हुआ, तो संस्कृतियों पर प्रभाव पड़ा, कल्चरल चेंजेस आए। इन कल्चरल चेंजेस के लाने में फ्यूजन ऑफ कल्चर का बहुत बड़ा रोल है। बट वो फ्यूजन ऑफ कल्चर इसलिए हुए क्योंकि सिविलाइजेशन इंटरनेशनल कैरेक्टर की थी, और वो इसलिए हो पा रहा था कि हमने टेक्नोलॉजी में, साइंस में विकास करके ऐसे नए स्ट्रक्चर्स डेवलप कर लिए थे जिनसे हम समुद्री यात्राएं कर सकते थे। पर अभी भी पवन यात्राएं नहीं थी, लेकिन समय बदला, साइंस एंड टेक्नोलॉजी में और डेवलपमेंट हुई। आज पवन यात्रा है, आज आप एरोप्लेन से कहीं भी जा सकते हैं। देखिए विश्व भर की संस्कृति में इससे कितना बड़ा अंतर आया। आज मल्टीनेशनल कंपनीज का कल्चर है। तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी की डेवलपमेंट से हम इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, एयर ट्रैफिक, इन चीज़ों को लेकर के आ पाए। आज उसके तहत एक कल्चर आपको देखने को मिलता है, दैट इज़ एमएनसी कल्चर। आप बोलते हो ना ये वर्ड बार बार। तो ढांचों में आए परिवर्तन, वो ढांचा चाहे समाज का बदले, वो ढांचा चाहे किसी वस्तु का बदले, वो ढांचा चाहे राजनीति का या संस्कृति का बदले, ढांचे में आए परिवर्तन सांस्कृतिक परिवर्तनों के आधार होते हैं, कल्चर में चेंजेस आते हैं। ओके, ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। तो बस वही हम समझ रहे हैं। ओके, हमने घरों के ढांचे से इसको समझा था, घरों के ढांचों में आए परिवर्तन कैसे उस घर के कल्चर में परिवर्तन लाते हैं। कितने ही सारे कोई मैसेज करते ही जा रहा है, देख तो लें कि कौन है। अपने ही हैं सारे, तुम्हारे भाई बंधु जो आज आ नहीं पाए, अब उठे होंगे, मैसेज वैसेज कर रहे हैं कि एक्स्ट्रा हेडेक में सो गए थे, अभी नींद खुली, ओवर हेडेक में। कई बारी मन करता है इनके लिए तपस्या करूं, इनके हेडेक और ये सब ले लूं, कुछ तो करूं इनके लिए, कुछ भी नहीं कर पा रहा। पढ़ा रहा हूं, वो क्या ही कर सकता हूं, वो तो बड़ी नॉन यूजेबल सी चीज़ है। इनके लिए कुछ अलग करना पड़ेगा, जैसे इनकी झाड़ फूंक की जाए, ऐसा कुछ मैं विकसित करूं। तो ये था पलक चैप्टर, हाँ ना, पलक, ये ठीक बोला मैंने। तो स्ट्रक्चरल चेंज से कल्चरल चेंज आते हैं, ये सही है। ओके, अब हम आगे बढ़ सकते हैं। देखिए हमने ये समझा था कि जो ब्रिटिशर्स हैं, इनके आने के बाद कल्चरल चेंज बड़े स्तर पर हुए, क्योंकि पूजा ब्रिटिशर्स के आने के बाद कॉलोनियलिज्म के इम्पैक्ट में स्ट्रक्चरल चेंज भी तो बड़े स्तर पर हुए ना, क्योंकि कॉलोनियलिज्म ने बड़े स्तर पर स्ट्रक्चरल चेंजेस किए, इसलिए बड़े स्तर पर कल्चरल चेंजेस भी हुए। ओके, वो जो स्ट्रक्चरल चेंज कॉलोनियलिज्म ने किए थे, उन स्ट्रक्चरल चेंजेस के कुछ नतीजे